प्रणाम करता हूं आप सबको। हाँ। 2 माइक लगा रखे, मेरे को कौन से वाले में बोलना है? इसको भी पास में भरूं? नहीं आ रहा। ये बंद हो जाए तो ये ठीक है, प्रणाम करता हूं आप सब। थोड़ी सी इसकी आवाज और खोल दो, मेरी बिगड़ी हुई है। इसमें हंसने वाली बात नहीं है। देश का धन निपट गया, फोकट की मीटिंग में छोरों का टाइम निपटा, मोबाइल की चैटिंग में क्रिकेट के कचरे हो गए, अश्विन की बॉलिंग में और कई कवियों की फाइल निपटी इस माइक की सेटिंग में। प्रणाम करता हूं आप सबको कि आप अपने निजी जीवन की समस्याएं और रात्रिकालीन इच्छाओं का त्याग कर इस कवि सम्मेलन के यज्ञ में अपने हाथ से की आहुति देने के लिए आए हैं। इंसान वही करता है जो उसके मन में आता है। इंसान वही करता है जो उसके मन में आता है। जीवन में लाख समस्याएं फंसी हो, लेकिन कवि सम्मेलन सुनने तो हर इंसान चला आता है। आप सबको चार्ज करने के लिए मेरे को पहले नंबर पे उतारा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको चार्ज कर दूं, लेकिन नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोत्री के नाम से पड़ा है। मंदोत्री रावण की बीबी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं, जिनको मारने के लिए भगवान श्री राम को धरती पर जन्म लेना पड़ा। तो आप किस खेत की मूली हो? लेकिन मैं चाहता हूं कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूं। दादा भी बहुत भावुक हो गए थे माला पहनाती टाइम पे। पहनाने ही लग गए आप तो। दीपिका जी को पहना रहे थे। हाँ, दीपिका जी के बिल्कुल देख के भावुक हो गए कि पहना ही दो। बाद में मालूम पड़ा कि कवि नहीं कवित्री है, तो फिर पीछे खिसके है। बढ़िया है, दादा ने भी मेरी बहुत अच्छी भूमिका बनाई। चुटकुले वगैरह नहीं पढ़ता, अगले की इच्छा भी हो तो नहीं पढ़े भले ही। बढ़िया बात है, लेकिन मैं देखो कई तरह की बातें हैं। कैसे पढ़ता था हाँ, वही बात है। लेकिन बहुत अच्छा, मैं चाहता हूँ परशुराम जयंती का आज प्रोग्राम है, मैं कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूँ। प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, बड़ा मंच है, मैं चाहता हूँ कुछ अच्छी पंक्तियों से आज शुरुआत करूँ। परशुराम जी जयंती का प्रोग्राम है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है। ये घमंडी लाल जी का नोरा है शायद। अपन आज कोई सा भी घमंडी नहीं रखेंगे, तालियां व्यवस्थित बजाते रहना। मुझे मालूम है जमीन का असर पड़ता है, लेकिन अपने ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है। मैं ये परशुराम भगवान की जमीन है, हमारा हिंदुस्तान तो वो जगह है कि अगर किसी पड़ोसी के यहाँ भी दर्द उठता है तो सबसे पहले हम जाकर उसका दर्द पूछते हैं। कौन कहता है कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है? वो पाकिस्तान में 125 बच्चों को जब मार दिया गया था, तो मैंने कहा था कि कलयुग की इस दुनिया ने ये कैसा दृश्य दिखाया। अरे जिहाद की जिद में दुष्टों ने बच्चों का खून बहाया। अरे एक खरोच से व्याकुल होकर आंसू जिनके गिर जाते थे, खून से लथपथ 100 बेटे का बाप ने कैसे उठाया। और तुझको हम कैसे समझाएं, दहशत के इस रास्ते पर इंसान को खोता है। बच्चा चाहे हिंदू का मरे या मुसलमान का, दर्द तो हर बार इस सीने को ही होता है। भाई वाह 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 वाह। लेकिन अपना सबसे बड़ा दर्द ये है कि दर्द अपने को ही होता है, पाकिस्तान को होता ही नहीं। ले जा रहे क्या ये वाला भी? ये ठीक कर दो इसको। वो सीटी मार रहा है, वो सही बात है। अब सीटी मारेगा ही सही, आज 2-2 है। लेकिन मैं अपना सबसे बड़ा दर्द ये है हिंदुस्तान का कि दर्द केवल अपने को ही होता है, पाकिस्तान को होता ही नहीं है। हम हमेशा ही मोमबत्ती लेके खड़े रहते हैं, वो आके फूंक मार के चला जाए। यही हो रहा है हिंदुस्तान में। और क्या, हम हमारा दर्द बांटते हैं, लेकिन वो आके ना फिर रिटर्न गिफ्ट बम फेंक कर चला जाए। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले भी हाफिज सईद ने कह दिया कि हम जब चाहें कश्मीर को खाली करा सकते हैं। जब 4 पंक्तियां इस राजस्थान की धरा पर खड़ा होकर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये राजस्थान की धरा है। राजस्थान का मतलब होता है आरजे, और आरजे का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति किसी ने जान झोंकी, तो राजस्थान वालों ने झोंकी। भाई वाह। तब 4 पंक्तियां इस राजस्थान की धरा पर खड़ा होकर हाफिज सईद को देना चाहता हूं, और देखना चाहता हूं कि मेरी आवाज ज्यादा है या आपके तालियों की गड़गड़ा ज्यादा। हाफिज सईद कहता है कि हम जब चाहें कश्मीर को खाली करा सकते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि तेरी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब अब देंगे, बरसों से धधकती ज्वाला को शोलों में बदल अब देंगे। अरे ताप रही है बंदूकें दुश्मन का लहू बहाने को, आया है मौका बरसों में गीदड़ को सबक सिखाने को। अरे सौगंध है हमें श्री राम की, जंगे मैदान में काम ही तमाम कर देंगे। और तू क्या कश्मीर छुड़ाएगा बुज़दिल, हम पाक की रजिस्ट्री ही तिरंगे के नाम कर देंगे। वाह। कौन कौन चल रहा? कौन कौन चल रहा?
कोई नहीं चले, अभी उतर के पुल्लू नट जा, बोले कल तो बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, फिर कभी चलेंगे। ये भाई साहब इधर तालियां बजा रहे, इधर उतर के पुल्लू नट जा, बोले आप पाकिस्तान की रजिस्ट्री की बात कर रहे, घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही अपने से। छोटा भाई साइन ही नहीं कर रहे अपने, तो घर की माथा फुड़िया खत्म नहीं हो रही अपने से, क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री करे हैं? जितने लोग यहाँ बैठे, हर आदमी के भेजे में कुछ ना कुछ समस्या फंसी पड़ी। इधर बैठे इनके समस्या, पीछे बैठे उनके समस्या, इधर बैठे उनके समस्या, और सबके समस्या एक जैसी अपने तो हिंदुस्तान में। दूध पतला आ रहा, लड़का बिगड़ता जा रहा, लोग पैसे खा गए, घर फोफा जी आ गए, जग्गू की शादी में जाना, खोपरा बाग उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, गट्टू के कटिंग करानी, पिताजी के बीड़िया लानी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा, छोरा 10वीं में फेल होता जा रहा, सुबह नल भी आएंगे, कचरू के मौसर में कौन कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही ना, गर्लफ्रेंड मौका ही नहीं दे रही। 50 तरीके की समस्या लेके बैठे हुए, सही कह रहा मैं तो आगे या कवि सम्मेलन में आगे वहां तक इनकी समस्या खत्म नहीं हो रही। आगे बैठे तो कवि मातो खाएगा, पाछे उभरे तो कवित्री नजर नहीं आएगा। समस्या कोई खत्म हो रही है, अपने घर की समस्या मैं ढंग से बाएं ऊपर नहीं ले सकता, अंदर से बनियान बाहर आ जाए नहीं तो अभी क्या अपने घर की समस्या खत्म नहीं हो रही, क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री करना पड़ी। सही करो, मैं परसों पहले दिन भी एक कवि सम्मेलन में था, वहां मेला चल रहा था, मैंने मेले में वजन मशीन पे वजन तुलवाया, वो मशीन बोली कि आप 58 किलो है, 58 किलो है, 58 किलो है, कल तक आपको एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो मैंने बीवी को फोन लगा दिया, मैंने कहा कल तक अपने को एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो बीवी बोली कल का क्यों इंतजार कर रहा है, अभी सुन लो, गैस की टंकी खत्म हो गई। घर पे गैस की टंकी खत्म हो जाए तो समस्या, सरकार गैस के भाव बढ़ा दे तो समस्या, और शरीर में गैस बढ़ जाए तो अपने घर की माता फुड़िया खत्म नहीं हो। सही कह रहा हूं, योगेन जी मेरे को हमेशा कहते हैं तू बहुत बढ़िया पढ़ने लगा, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को विदेश जाना पड़ेगा, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को। अब इनको कौन समझाए, मेरा आधार कार्ड में फोड़े पड़ रहा है अभी। फोटो खींच के, हालांकि इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी बैंकॉक, दुबई, रसिया, पटाया, कई जगह कवि सम्मेलन कर चुका हूं, और ये तो कुछ भी नहीं, अमेरिका और पूरा यूरोप निपटा मारता। सुबह नींद खुल गई मेरी। घर की समस्या आपने खत्म, घर में सो तो भूकंप का डर, बाहर सो तो सलमान खान का डर, रोड पे चलो तो हेमा मालिनी का डर। आदमी जाए तो कहां जाए, अपने घर की माता फुड़िया खत्म नहीं हो रही। सही कह रहा हूं, और हिंदुस्तान में जिसको जो मर्जी पड़े वो बोल रहा है। अब संसद के अंदर राहुल जी खड़े होकर कह रहे हैं कि सरकार मेरे से डरी हुई है, मेरे को बोलने नहीं देती। अब इनको कौन समझा, सरकार से ज्यादा तो खुद कांग्रेस डरी हुई है आपसे कि आप कोई उल्टा सीधा नहीं बोल जाओ। और मैं हकीकत कर रहा हूं, परशुराम जयंती के मंच पर खड़ा हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से सिखाया है कि तुम अगर दारू की दुकान पर जाकर खड़े रहोगे तो लोग तुम्हें दारू पीने वाला समझेंगे, और अगर तुम दूध पीने वाले की दुकान पर खड़े रहोगे तो लोग तुम्हें दूध पीने वाला समझेंगे। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? वो 2 कौड़ी का कन्हैया जेएनयू में खड़ा रह के कह देता है कि मैं इस देश के बंटवारे कह दूंगा, और एक बड़ी पार्टी का मुखिया उसके साथ जाकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता। मैं क्या समझूंगा राहुल गांधी को? क्या बात है यार, वाह टिप्पणी है भाई, क्या बात है, वाह। कि हरकत को देख तुम्हारी, एक 4 पंक्तियां मैंने रोडवेज बस की पीछे वाली सीट पे बैठकर लिखी थी, कि हरकत को देख तुम्हारी, हरकत को देख तुम्हारी, आज तिरंगा रोया है, तुलसी के क्यारे में तुमने बीज बबूल का बोया है। याद करो इंदिरा ने कैसे पाक को धूल चटाई थी, याद करो उस मर्दानी ने देश की लाज बचाई थी। यकीन नहीं तुम सत्ता वियोग में इतना तक गिर जाओगे, उसने देश को गाली दी, तुम जाकर गले लगाओगे। यकीन नहीं तुम देश के भीतर देश का मजाक उड़ाओगे, कुर्सी के चक्कर में आकर देशद्रोही बन जाओगे। वाह 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 वाह। देश की जनता जाग रही, तुम किसको अब समझाओगे? आखिरी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद मिले कि देश की जनता जाग रही, तुम किसको अब समझाओगे? जो खानदान के नहीं हुए वो देश के क्या हो पाओगे? क्या कर, अपने घर की माता फुड़िया खत्म नहीं हो रही अपने से, क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री करे है? सही कह रहा हूं, रात को 3 बजे उठा के मेरी वाइफ मेरे से पूछ रही है कि कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि रात को 3 बजे मेरी नींद खराब हुई, दुख मुझे इस बात का कि आज हिंदुस्तान में हर आदमी पूछ रहा है कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पर कोई एक पूछने को तैयार नहीं है कि याकूब ने 257 बेगुनाहों को बम विस्फोट में क्यों मारा। वाह 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 वाह। उल्टे 40 चोटों ने चिट्ठी देके पूछा कि याकूब को क्यों मार रहे हो, याकूब को क्यों मार रहे हो? अरे देश के कानून को, देश के कानून को तुम मजहब के चश्मे से देख रहे हो। किसी अपने का खून बहता तो तुम्हें पता चलता तुम किसके लिए चिट्ठी भेज रहे हो। वाह वाह वाह। फिर क्या करें, अपने घर की माता फूड़े अपने से खत्म कर ली। लेकिन इस बड़े मंच पे खड़ा हूं, अगर जीवन की सबसे साक्षात समस्या आपके बीच में रख दूं तो फिर हाथ खोलकर आशीर्वाद देना कि इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है आज वही समस्या से गिरा है। कौन समस्या से गिरा है? बड़े बुजुर्ग लोग मेरे सामने बैठे हैं, मंच पे भी बैठे हैं, हालांकि मानने को तैयार नहीं है ये।
लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बताना चाहता हूं कि जीवन की अगर सबसे साक्षात समस्या क्या है कि इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है आज वही समस्या से गिरा है। इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है आज वही समस्या से गिरा है। कौन समस्या से गिरा है कि मिट्टी के एक लोंदे को जीवन भर तराशा करते हैं, काजल की एक टीकी से बलाओं को टाला करते हैं, जीवन का अमृत हमें पिला खुद मौत का जहर पी जाते हैं। इस दुनिया में और कौन है माँ बाप के सिवा जो चेहरे की झुर्रियों में भी समस्याओं को छुपा लिया करते हैं। बचपन से लेकर 55 तक जो हमें अपनी आंखों से दुनिया दिखाते हैं, बुढ़ापे में वही माँ बाप चश्मे के कांच बदलवाने को तरस जाते हैं। क्या करें, जीवन की भागादौड़ी में कोई चैन से नहीं सो रहा। किसे मिली दौलत तो नाम के लिए रो रहा और किसे मिली शोहरत तो काम के लिए रो रहा। सुबह से शाम तक घड़ी के कांटे की तरह भाग रहे पर काम किसी का ही नहीं हो रहा और सही में नहीं हो रहा। हिंदुस्तान की सबसे पहली समस्या यही है, काम नहीं हो रहा। जिससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, उससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, इससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार। और मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में भरपूर काम हो रहा है। 34 करोड़ थे अपन जब अंग्रेज भाग के गए थे, 1 अरब 21 करोड़ हो गए और फिर बोल रहे हो काम नहीं हो रहा। ने उस पे भी टीवी पे नए स्टेटमेंट आ रहे। कोई बाबा जी कह रहे कि 5 बच्चे पैदा करो, कोई बाबा जी कह रहे 10 बच्चे पैदा करो, कोई बाबा जी कह रहे 8 बच्चे पैदा करो। जिसको करना उससे कोई नहीं पूछ रहा कि तेरी कैपेसिटी कितनी है। और मैं कह रहा हूं कि प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो, प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो, फोकट की भीड़ इस देश में मत भरो और 10 निकम्मे पैदा करने से ज्यादा अच्छा है एक राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप इस धरा पर पैदा करो। पर नहीं कर रहे। दुख तो इसी बात का, समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा, खाने को कटोरे में रोटी नहीं पर भिखारी भी धनाधन व्हाट्सएप दौड़ा रहा। तो सही कह रहे, किस्मत के फोड़े मालूम थोड़ी पड़ती, किस्मत कब आनंद लेना। मस्ती वाली पंक्तियां पढ़ता हूं, क्या होती है किस्मत, किस्मत क्या चीज होती है। समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा, खाने को कटोरे में रोटी नहीं पर भिखारी भी धनाधन व्हाट्सएप दौड़ा रही है। किस्मत के फोड़े कि आलकी के पालकी, मजे लेना आखिरी पंक्ति पर कि आलकी के पालकी जय कन्हैया लाल की दिल्ली में घटना घटी देखो बड़े कमाल की। 4 लोगों ने गादी फाड़ी मिलके लोग पालकी पर, किस्मत पलटी तो खाली केजरीवाल की। ये किस्मत है। मैं थोड़ा और लाइट करके सुना देता हूं आपको, बड़े बुजुर्ग लोग अनुभव वाले लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा लाइट करके सुना देता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए ये क्या किस्मत होती है। कि जवानी की बदली बुढ़ापे में बरस गई, मजे ले लो ना पंक्ति पर कि जवानी की बदली बुढ़ापे में बरस गई, मीडिया की गोरी राजनीति के गले लिपट गई। अरे किस्मत के फोड़े देखो, राहुल जी कुंवारे रह गए और दिग्गी राजा से छोरी पड़ गई। ये किस्मत है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि समय भी आलकी के पालकी, आखिरी पंक्ति तक पहुंचने की कोशिश करना। क्या होती है किस्मत कि आलकी के पालकी जय कन्हैया लाल की दिल्ली में घटना घटी देखो बड़े कमाल की। 4 लोगों ने गादी फाड़ी मिलके लोग पालकी पर, किस्मत पलटी तो खाली केजरीवाल की। पूरी दिल्ली का ताज मिल गया सड़कों पर थप्पड़ खाने में और अन्ना जी की उम्र निपट गई अनशन के झंडे उठाने में। वाह वाह वाह, ये किस्मत के फोड़े। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि समय भी कैसा कैसा। अजय फेसबुक चलाते होंगे युवा लोग बैठे हुए मेरे सामने, कितने लोग चलाते हैं फेसबुक। इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसके माथे में खोपरे का नहीं तेल। सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को ही उल्लू बना रहे। सही कह रहा, माँ बाप ने देवरे धोखे थे कि हमारे घर पे लड़का पैदा हो, वो नालायक भी फेसबुक पे सुनीता बन के बैठा हुआ है। सही कह रहा हूं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसके माथे में खोपरे का नहीं तेल। सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को ही उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी वो निकला मेरा साला। एक छोरी एक छोरे के हर बात में राजी है, वो छोरे को पता ही नहीं कि ये उसके पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। वाह 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 वाह, जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। अब तालियां चाहूंगा आपकी कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। बात है भाई, वाह, अरे वाह, क्या कह दिया है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा, खाने को कटोरे में रोटी नहीं पर भिखारी भी धनाधन व्हाट्सएप दौड़ा रहा। अरे गटरें तो धरती की साफ नहीं हो रही पर कॉलोनी काटने आदमी मंगल पे जा रहा और नल के बिल तो हम आज तक नहीं वसूल पाए पर काला धन रात दिन सपने में आ रहा।
नल के बिल तो हम आज तक नहीं वसूल पाए, पर काला धन रात दिन सपने में आ रहा। ये इस देश की विडंबना है कि देश की सीमा पर कितने शहीद हुए, युवाओं को इसका ध्यान नहीं, पर आईपीएल में कौन आउट हुआ इसका मैसेज हाथों हाथ मोबाइल पर आ रहा। क्या कर, अपने देश की हालत ही खराब। मतलब अपनी तो कंडीशन ये हो गई है कि 2 महिलाएं अगर रोड पे लड़ रही हो, ये चाय बंद कर दो, मैंने बहुत मुश्किल से दुकानदारी जमाई है, मैं इतने कम कॉन्फिडेंस पे काम नहीं कर सकता, आ जाओ इधर बाहर आ जाओ, कोई प्यास नहीं लग रही। अभी तो बेटे ने प्यास ही लग गई इनको, अभी तो मुन्ना बैटरी उतरा, अभी तो योगेंद्र जी तक आना बाकी है, ये प्यास तो ये लगाएंगे। मैं तो खाली ऐसे ही कर रहा हूँ, एसीटी डाल रहा हूँ मैं तो, सही कह रहा हूँ। मतलब अपनी तो कंडीशन ये है कि अगर 2 महिला रोड पे लड़ रही हो, न कोई अंग्रेज खड़ा हो, तो उसके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि इन महिलाओं को कैसे छुड़वाऊं। लेकिन कोई हिंदुस्तानी खड़ा हो तो शर्त लगा ले, लाल वाली तेरी ने काली वाली मेरी, बता कौन जीत रही इसमें से। अपन तो फायदा निकालने वाले लोग। मतलब मेरे पास में कोई शांत हो गया तो मैं शमशान पे गया, फटे में टांग अड़ाते अपने यहाँ के लोग। मेरे पास में कोई शांत हो गया तो मैं शमशान पे गया, वो एक आदमी मेरे गले पड़ रहा, बोले लकड़ी सीधी जमा चुभेगी, लकड़ी सीधी जमा चुभेगी, लकड़ी सीधी जमा चुभेगी। मन के तू सो रहा क्या, तू सो रहा हो तो गादी बिछवा दूं, जिसके जाना वो चुपचाप पड़ा हुआ, तू क्यों बीच में मगजमारी कर रहा है यार। बोला हिंदुस्तान में आदमी फटे में टांग अड़ाने की आदत पड़ी। और सही कह रहा हूं मैं तो, मेरे पास में, अच्छा आप किसी से एक सवाल पूछो, अगला 10 सवाल आपसे हाथों हाथ पूछ लेगा। मेरे पास में रहता गिरधारी, उसका केबीसी में नंबर लग गया तो अमिताभ बच्चन ने पूछा कि बताओ डल झील कहां पे, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में कि जम्मू कश्मीर में। बोला मेरे भाई के फोन लगाऊं। बोले क्या नाम तेरा भाई का, बोले जग्गू। बोले कंप्यूटर जी जग्गू के फोन लगाया जाए। वो जग्गू के फोन लगा के पूछ रहे, बोले दादा भाई डल झील कहां पे, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में कि जम्मू कश्मीर में। तो जग्गू उल्टा गले पड़ा उसके फोन पे। बोले पहले तू ये बता टीवी का रिमोट कहां रखा, ना मोटरसाइकिल की चाबी मिल रही, दादा का बीपी बढ़ रहा है, उनकी गोलियां कहां से लाके देनी, मांगीलाल ढूंढता फिर रहा है, उसका मोबाइल क्या तेरे पास है क्या। तो अमिताभ बच्चन ने बोला कि आपका समय यहीं समाप्त होता है। अब अमिताभ बच्चन की समस्या खड़ी हो गई कि 3 लाख का सवाल पहले पूछेगा, मांगीलाल के मोबाइल की पहले पूछा उससे। मतलब हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझ रहा, दूसरों को भी उलझा रहा। मैं अभी अहमदाबाद गया था, अहमदाबाद इसलिए गया क्योंकि मेरे सासू जी वहां एडमिट थे, तो मैं उनके हालचाल जानने के लिए गया। मेरे सासू जी ने मेरे को कहा मेरे को नमकीन खाने की इच्छा हो रही, मैंने कहा ठीक है मैं ला के देता हूँ। मैं हॉस्पिटल से नीचे उतरा, मैंने गेट कीपर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब यहाँ नमकीन की दुकान कहाँ है। हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझ रहा है, दूसरों को भी उलझा रहा। मैंने कहा नमकीन की दुकान कहाँ है। उसने कहा एक काम करो, मोबाइल नंबर लो, इस पर फोन लगा देना, नमकीन वाला यही नमकीन लेके आ जाएगा। मैंने उस पर फोन लगाया तो उस पर कैसेट चालू हुई, टनाटन स्वीट्स एंड नमकीन पर आपका स्वागत है, हिंदी के लिए 1 नंबर दबाइए, फिर इंग्लिश प्रेस 2। मैंने 1 नंबर दबाया तो फिर नहीं कैसेट शुरू। बोले झूम उठेगा तन और नाच उठेगा मन जब आप होंगे टनाटन स्वीट्स के संग। उत्पाद की जानकारी के लिए 1 नंबर दबाइए, हलवाई से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, पिछले लेन-देन की जानकारी के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नहीं कैसेट शुरू। बोले उत्पाद की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है। नमकीन के लिए 1 नंबर दबाइए, मिठाई के लिए 2 नंबर दबाइए, ठंडाई के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नहीं कैसेट शुरू। बोले नमकीन की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है। सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, गाठिए के लिए 2 नंबर दबाइए, मिक्सर के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नहीं कैसेट शुरू। बोले सेव की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है। लौंग की सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, फीकी सेव के लिए 2 नंबर दबाइए, चरखी सेव के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नहीं कैसेट शुरू। बोले लौंग की सेव की विशेष पैकिंग में आपका स्वागत है। 50 ग्राम के लिए 1 नंबर दबाइए, 50 किलो के लिए 2 नंबर दबाइए, 50 कुंटल के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। अब यहाँ में चूक गया, मेरे से 50 कुंटल वो बटन दब गया, तो मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा सेव सासू जी को खानी के पूरे खानदान को खिलानी है, तो मजे तो आप लेना ताली बजा के। फोन सामने वाला रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने सही कह रहा हूं, मेरे सामने वाला हाँ बिल्कुल काम हो रहा है, लेकिन सही कह रहा हूं, मैंने वो बटन दबा दिया, 50 कुंटल वो बटन दब गया, तो फोन सासू जी को खिलानी है कि पूरे खानदान को खिलानी है। तो सामने वाले का फोन आया, बोले भाई साहब अभी अभी किसी ने इस नंबर से 50 कुंटल सेव बुक करी है। मैंने कहा किसने करी? बोले नंबर यही था। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये फोन मेरा 15 भाई चलाते हैं, आपको किससे बात करनी? बोले जिसने अभी फोन लगाया था उससे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा तू सुन, हीरालाल से बात करने के लिए 1 नंबर दबाइए, पन्नालाल से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, बसंती लाल से बात करने के लिए 4 नंबर दबाइए, जमुना लाल से बात करने के लिए। अगले ने फोन ही काट दिया।
मैंने अपन तो क्या मालवा मेवाड़ राजस्थान वाले लोग हैं, अपन हर प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। मैंने कहा जीवन में समस्या कहीं से भी आ सकती है, आदमी निपटने वाला चाहिए। मैं इस बड़े मंच पे खड़ा हूं, मैं आदरणीय मोदी जी, राहुल जी, सोनिया जी, आडवाणी जी, गडकरी जी, जेटली जी, राजनाथ जी, मैं सबको जानता हूं। मेरी समस्या ये कि ये लोग मेरे को नहीं जानते। क्या कर, समस्या तो कहीं से भी आ सकती है। सही कह रहा, मतलब मेरा कई जगह नाम दे रखते हैं, मुन्ना बैटरी, मुन्ना बैटरी, मुन्ना बैटरी। आधे लोगों को तो टेंशन रहती है कि मुन्ना बैटरी दिखता कैसा होगा, माथे पे 2 प्लग निकल रहे होंगे, उस पे तार की आंटियां मार रखी होगी, 3-4 कवि तोक के मंच। अच्छा, मैं थोड़ा उधर मालवा की तरफ से आया, मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? पीछे तक आएगी क्यों नहीं? आप कौन सा लंदन में बैठे हो? आप भी तो यहीं की यहीं बैठे हो। क्या समस्या तो कहीं से भी आ सकती। सही कह रहा, मैं दादा टीवी पे आए, मैंने भी इनसे कहा था, मैंने मेरे को भी टीवी पे आना, कोई स्कीम बताओ। बोले तेरे को टीवी पे आना है? मैंने कहा हाँ। बोले अपने एक काम करो, अच्छा यहाँ कोई पत्रकार हो तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कल पेपर में मेरा नाम मुन्ना बैटरी छापना, क्योंकि अभी परसों पहले दिन भी एक कवि सम्मेलन में था, सुबह पेपर में मेरा नाम बाबू बैटरी छाप दिया। मेरी घरवाली की समस्या हो गई कि आपका नाम ही नहीं है पेपर में, पूरी रात किसके साथ रवड़ते फिर रहे थे आप? कहा जीवन में समस्या कहीं से भी आ सकती है। मैं टीवी की बात बता रहा था, मैंने टीवी पे जाने के लिए मैंने कहा, मैंने टीवी पे जाना। बोले तेरे को टीवी पे जाना? बोले हाँ। बोले अपने एक काम करो, अपनी एक सीडी बनवाओ, उसकी 25-30 कापियां करो और एक सभी चैनल पे भेज दो, कहीं से ना कहीं से तेरा नंबर लग ही जाएगा। मैंने इनकी बात मान ली, अपनी एक सीडी बनवाई, 25-30 कापियां करके एक सभी चैनल पे भेज दी। पहला फोन डिस्कवरी से आया, बोले पूरी दुनिया के जानवर छांट मारे, तू कैसे बच गया? अच्छा, मेरी नाक लंबी। दूसरा फोन दूरदर्शन से आया, बोले रामायण फिर से बन रही और जटायु की आवश्यकता है। और तीसरा फोन तो अमूल की कंपनी से आया, बोले तेरा फोटो चाहिए। मैंने कहा क्या करोगे? बोले अमूल घी के पैकेट पे चिपकाएंगे। मैंने कहा लेना हो तो योगदा का ही लो, घी खाए हुए तो यही दिख रहा है। बोले इनका तो है ही है, तेरा फोटो तो वहां चिपकाएंगे कि नकली घी खाने के क्या परिणाम होते हैं? हालांकि मैं भी घी खा के बड़ा हुआ हूं, मैं कोई कुरकुरे खा के बड़ा नहीं हुआ हूं। सही कह रहा हूं, कुरकुरे की आ गई इस देश में बाहर, बच्चे बच्चे का हो गया मुख्य आहार, नहीं मिले तो घर में करते हत्याचार, और मिल जाए तो समझते बहुत बड़ा चमत्कार। अरे फूल जैसे बच्चों को आप घी की जगह कुरकुरे का जहर खिलाओगे तो बताओ इस देश की रक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह कहां से ढूंढ कर लाओगे? मतलब आदमी दुबला पतला हो नहीं तो लोग माजने खराब करते हैं। वो सही कह रहा हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमारे देश के सीधे साधे भोले भाले गाय जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कह दिया था अमेरिका में, कि मनमोहन सिंह जी तो देहाती औरत जैसे दिखते हैं। अब वो नवाज शरीफ को मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान की देहाती औरत इतनी भी ढीली नहीं होती है जितने मनमोहन सिंह जी थे। सही कह रहा हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, माता बहनों का जो पीछे हुजूम खड़ा, मैं प्रणाम करता हूं इनकी उपस्थिति। मेरे को मालूम थी आप पलट के देखोगे। सही है, मेरे को मालूम है ना यार, सही वो ऐसा होता है, ऐसा सही कह रहा है। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ, माता बहनें यहाँ बैठी है, मैं इनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ और बताना चाहता हूँ क्या होती है हिंदुस्तान की देहाती औरत, क्या होती है हिंदुस्तान की देहाती औरत। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अरे अरे जो उबा उबा गांव का सरपंच ने झाड़ दे, वगड़ी तक की भैंस थी भी 5 लीटर दूध काट दे, भरी गर्मी में खेत की सोयाबीन उखाड़ दे, घर का घर में घरधनी ने पछाड़ दे। अरे छोटी सी बात पे पूरा गांव ती अड़ जाए, और टेढ़ी निगाह कोई गांव में घूर ले तो दांतरों मेले, गर्दन पे ने छाती पे चढ़ जाए। अच्छा, मेरे को इतना नॉलेज क्यों है कि देहाती और देसी क्यों होती है? मेरी खुद की घरवाली देहाती है। मैं 15-15 दिन तक कवि सम्मेलनों में घूरता फिरता हूं। मेरी घरवाली मेरे से पूछती है कि आपको मेरी याद आती है तो आप क्या करते हो? मन के मैं तेरे पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लेता हूं। अब यही बात मैंने मेरी घरवाली से पूछ ली कि तेरे को मेरी याद आती, तू क्या करती है? बोले मैं आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लेती हूँ। ये उसका कॉन्फिडेंस, हालांकि इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, वो बीड़ी पी रही है, कॉन्फिडेंस का मामला है। बॉडी हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। युवा लोग मेरे सामने बैठे, 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूं कि बॉडी हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस दुनिया को उसने जीता जो बुद्धि और साहस से बना वीर। वरना ऐश्वर्या ले गया अभिषेक ने, कैटरीना ले गया रणवीर, सलमान ने ऐसी बॉडी रख के कौन सा मार लिया तीर। और सलमान खान से मेरे को याद आया कि सुनो मियां सलमान, कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्रीज के कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया। अच्छी पंक्तियों पर भी आपकी तालियां चाहूंगा, मस्ती तो मैं करता ही रहता हूं कि सुनो मियां सलमान, सुनो मियां सलमान, कैसा तुम्हारा ईमान, पर्दे पर कहते हो देश महान, पीछे से करते हो आतंकी गुणगान, सूरत तुम्हारी हीरो वाली सीरत से बेईमान, फिर क्यों करते हो दोहरे चरित्र पर तुम इतना अभिमान। अरे ना तो तुम बजरंगी हो ना हो भाईजान, ना तो तुम बजरंगी हो ना हो भाईजान, क्योंकि बजरंगी बनने के लिए तो सीने में प्रभु श्री राम को बसाना पड़ता है।
बजरंगी बनने के लिए, बजरंगी को यूं ही बना रहा कि हिंदुस्तान में उस पवन पुत्र की लीला को कोई अब तक समझ न पाया। भक्तों की पीड़ा को हरते जब जब संकट आया, थल से लेकर नभ तक में जिसने तूफान मचाया, लंका फूकी पर्वत तोका रावण को धमकाया, और कई असुरों के छक्के छुट गए घोटे की एक चपेट में। त्रेता युग में घुसे थे श्रीलंका के गेट में, और कलयुग में निकले बराक ओबामा की जेब में। अच्छा, ताली तो बजा दी, पर मालूम किसी को ही नहीं कि बराक ओबामा की जेब से कैसे निकले। वो मैं आपको बताता हूं। वो बराक ओबामा हिंदुस्तान आया था तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की लड़की ने उनसे पूछा, बोले आप भी ओबामा जी, आप भी बजरंग बली के फैन हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ हम भी फैन हो, और उन्होंने जेब से मूर्ति निकाल के बता दी। और आप फैन की बात, मैं बड़े मंच पे खड़ा हूं, मैं साबित कर सकता हूं कि बराक ओबामा वाकई बजरंग बली का फैन है। कि जिस तरह बजरंग बली ने श्रीलंका जाकर असुरों को मार कूट कर समंदर में फेंक दिया था, उनको रावण से पूछने की जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं पड़ी। बराक ओबामा ने भी पाकिस्तान से लादेन को उठा के मार कूट के समंदर में फेंक दिया, उनको नवाज शरीफ से पूछने की जरूरत पड़ी थी क्या? क्या बराबरी करोगे अमेरिका की? वहां के तो भिखारी तक घूमते हैं हवाई जहाज के प्रभाव में, और अपनी कंडीशन तो ये, अपन तो रोड पे लौट जाते हैं आलू प्याज के भाव में। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि बजरंगी बनने के लिए सीने में प्रभु श्री राम को बसाना पड़ता है। और आखिरी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद मिले कि बजरंगी बनने के लिए सीने में प्रभु श्री राम को बसाना पड़ता है, और भाईजान बनने के लिए इस देश की मिट्टी को अपने सर पे लगाना पड़ता है। वाह 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 वाह। इस देश का असली हीरो तो एक ही था भाईजान। सम्मान में पंक्तियां उठे अब कि इस देश का असली हीरो तो एक ही था भाईजान, जो पूरी दुनिया में था इस देश की शान। गंगा सा पवित्र था जिसका ईमान, एक साथ रखता था गीता और कुरान, कभी नहीं किया किसी धर्म का अपमान, आखिरी सांस तक कर गया इस देश के नाम। बच्चा बच्चा करता था जिसे गर्व से सलाम, कोई साधारण नहीं था वो इंसान, पूरी दुनिया कहती थी उसे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम।